नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे गोदान उपन्यास की तात्विक समीक्षा। किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की रचना है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पर गोदान उपन्यास की बात करें तो यह प्रेमचंद के उपन्यासों में उनकी सबसे शीर्ष रचना कही जा सकती है। उपन्यास कला, अभिव्यक्ति, चिंतन, अनुभूति आदि सभी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह एक सर्वगुण संपन्न रचना है। इसमें प्रेमचंद की उपन्यास कला पूरे वैभव के साथ प्रकट हुई है। उपन्यासकार ने अपने दायित्व को पूर्ण सफलता के साथ निभाया है। इसलिए विद्वानों ने उपन्यास के प्रमुख तत्व निर्धारित किए हैं जिससे कि किसी भी उपन्यासिक रचना की समीक्षा की जा सके। उसमें सबसे पहले है कथोपकथन, चरित्र चित्रण, कथा वस्तु, शैली, देशकाल और वातावरण तथा उद्देश्य। इन्हीं के आधार पर आज हम इस रचना की तात्विक समीक्षा देखेंगे। तो आइए, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है? वो है कथा वस्तु। देखिए, प्रेमचंद की अगर बात करें तो ये जीवन के कलाकार है, यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में किसको जिया है? जीवन को जिया है, सामान्य जनता के जीवन को चित्रित किया है। उन्होंने अपनी कथा सामग्री अपने आसपास के जीवन से ग्रहण की है। यह सामग्री उनके निजी अनुभव, बहुधा यानी ज्यादातर आप बीती, आंखों देखी, विश्वस्त सूत्रों से सुनी या पढ़ी पर आधारित होती है। यानी कल्पना इसमें कुछ अंश मात्र ही रहती है। ज्यादातर क्या है? इसमें यथार्थ का चित्रण है। यही कारण है कि इसमें स्वाभाविकता, विश्वसनीयता और यथार्थता का गुण विद्यमान रहता है। गोदान की अगर बात करें तो ये उनकी कथा चयन प्रवृत्ति विशेष यहाँ इसमें विकसित होती हुई दिखाई देती है। इस रचना में कृषक जीवन की मार्मिक कहानी है जिसकी सहज संवेदना में संदेह हो ही नहीं सकता, यानी सहज रूप से उसकी संवेदना की अभिव्यक्ति इसमें चित्रित की गई है। संपूर्ण कथा अधिकांशतः दो संवेदनाओं की मानसिक अनुभूति जगाती है। एक में करुणा और दूसरी क्या है? शोषक तथा अन्यायी वर्ग के प्रति घृणा का भाव है। करुणा किसके प्रति? जो गरीब वर्ग है, जो निम्न वर्ग है या जो जीवन में संघर्ष करता है। शोषक वर्ग जो उनका शोषण करता है और उनके प्रति जो अन्याय करता है, उस वर्ग के प्रति मन में कैसा भाव आता है? घृणा का भाव आता है। जीवन के जितने प्रसंगों का चयन किया गया है वे प्राय सब मार्मिक और रोचक प्रसंग है। गोदान में दो कथाएं साथ साथ चलती है। एक कौन सी है? ग्रामीण कथा और दूसरी नगरीय कथा। यहाँ पर अगर बात करें दोनों कथाओं में तो दोनों कथाओं को गोबर के लखनऊ जाने और होरी के राम धनुष यज्ञ पर नगर वालों के पास जाने के सूत्र से जोड़ा गया है। गोदान में कुछ ऐसे भी प्रसंग है जिसे विस्तार से बचाया जा सकता था, जैसे कि धनुष यज्ञ प्रसंग है, शिकार वाला प्रसंग इत्यादि। ज्यादातर जो प्रसंग है वो रोचक और कथा विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वे प्रेमचंद को श्रेष्ठ कथाकार या उपन्यासकार साबित करने में पूर्णतः सक्षम है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो कथा वस्तु के तत्व के आधार पर अगर देखें तो गोदान एक उचित कथा वस्तु को लेकर चलती है। इसमें दो तरह का वातावरण है, एक शहरी वातावरण और दूसरा नगर का वातावरण है, परंतु दोनों में बहुत ही तालमेल के साथ कथाओं को आगे बढ़ाने का कार्य प्रेमचंद जी ने किया है। अगला अगर हम यहाँ पर तत्व देखें तो वो क्या है? चरित्र चित्रण। नंद दुलारे वाजपेयी जी का कहना है कि चरित्र चित्रण की दृष्टि से तो प्रेमचंद को गोदान में अप्रत्याशित सफलता मिली है। इसके पात्र कठपुतली न होकर हाड़ मांस के सजीव व्यक्ति हैं जिनमें सर्वत्र गतिशीलता है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में विभिन्न प्रकार के पात्रों को अपनाया है जो वर्ग और पेशे से ही नहीं बल्कि स्वभाव और प्रकृति में भी भिन्न है, यानी अलग अलग है। सबके अलग अलग वर्ग हैं, सबके पेशे यानी कार्यक्षेत्र भी अलग अलग हैं, उनके स्वभाव और प्रकृति भी क्या है? अलग अलग है। भिन्न भिन्न वर्ग के पात्रों के चित्रण से जीवन की एक विस्तृत झांकी अपने आप ही इसमें प्रकट हो गई है। जीवन के इतने व्यापक चित्रपट को छूने वाले पात्रों का चयन लेखक के विस्तृत जीवन दृष्टि का परिचायक है। यानी हम देख सकते हैं कि जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण कितना विस्तृत है। इस आधार पर हम इनके पात्रों को चार भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहले की अगर बात करें तो वो कौन से पात्र हैं? ये साधारण सामान्य श्रेणी के पात्र हैं जिनमें अच्छाई और बुराई दोनों ही विद्यमान है। न तो वे आदर्श पात्र कहे जा सकते हैं, न ही अधम और निकृष्ट पात्र हैं, यानी निम्न श्रेणी के पात्र ये नहीं है, लेकिन आदर्श भी नहीं है। इसमें गोबर है, होरी है, धनिया है, सीलिया, झुनिया,
भोला आदि ये ग्रामीण शोषित पात्र है तथा ओंकारनाथ आदि शहरी पात्र सब यथार्थ श्रेणी में आते हैं। यानी सचमुच हमारे आसपास ऐसे पात्रों को हम देख सकते हैं। न तो ये अपनी अच्छाइयों में देवता बनते हैं और न ही बुराइयों से दानव, बल्कि ये अपना सामान्य जीवन जीते चले जाते हैं। दूसरी श्रेणी की अगर बात करें तो ये पात्र उच्च श्रेणी के हैं, जैसे मेहता है, गोविंदी है। इनमें मानवीय दुर्बलता न के बराबर है। तीसरी कोटि के पात्रों की अगर बात करें तो ये अधम वर्ग के पात्र हैं। ग्राम शोषक जैसे दाता दीन है, फिंगुरी है, नोखीराम है, पटेश्वरी, नोहरी तथा तंखा, राजा सूर्य प्रताप सिंह, कुंवर दिग्विजय सिंह आदि कुछ शहरी पात्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। कौन से वर्ग में? अधम वर्ग में, यानी जिनके व्यक्तित्व में बुराई का समावेश है। चौथे प्रकार के पात्रों की अगर बात करें तो वे पात्र हैं जो आरंभ में तो अधिकतर बुराई की ओर झुके रहते हैं, किंतु अंत आते आते जिनका परिवर्तन हो जाते हैं, यानी जिनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और अपनी अधम कोटि को छोड़कर बाद में या तो आदर्श बन जाते हैं या फिर वो अच्छाई के पक्ष में चले जाते हैं, जिसमें मालती है, माता दीन है, खन्ना है, हीरा, ये इसी प्रकार के पात्र हैं। तो पात्रों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये उपन्यास एक बहुत ही सुंदर रचना कही जा सकती है। सभी पात्र हमारे आसपास के जीवंत पात्र हैं जो इस कथानक को आगे बढ़ाने में पूर्णतः सक्षम है। इसके बाद बात करें कथोपकथन। कथोपकथन किसी भी उपन्यासिक रचना के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी से जो उपन्यास है वो रोचक बन पड़ता है और पात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण चित्रण कथोपकथन के माध्यम से ही होता है। संवाद या कथोपकथन भी किसी प्रबंध रचना में अत्यंत आवश्यक है। वे कथा को स्वाभाविक, रोचक और विश्वसनीय बनाते हैं। गोदान में सभी संवाद पूर्णतः सार्थक है, कथा और चरित्रों के स्वाभाविक विकास में भी सहायक हैं तथा इसके साथ साथ रोचकता भी इसमें है। प्राय देखें तो सर्वत्र ही छोटे छोटे वाक्यों और पदों से संवादों की योजना की गई है। इसमें पात्रों की आयु, उनकी योग्यता, परिवेश, राजनीतिक सामाजिक जो स्थिति है, आर्थिक या व्यक्तिक आयु स्थितियों के अनुकूल ही संवादों का या कथोपकथन का प्रयोग किया गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गोदान में जो संवाद है इसकी योजना मनोवैज्ञानिक ढंग से तो की गई है, इसके साथ साथ इसमें रोचकता, संक्षिप्तता, स्वाभाविकता, नाटकीयता, सजीवता, पात्रानुकूलता या पात्रानुरूपता, प्रसंगानुकूलता, भावानुरूपता, सार्थकता आदि सभी प्रकार की जो कथोपकथन की विशेषताएं हैं वो भी इनमें देखने को मिलती है। अगला जो हमारा तत्व है वो क्या है? वातावरण और देशकाल। देखिए, सामाजिक उपन्यासकार को भी ऐतिहासिक उपन्यासकार की तरह देशकाल और वातावरण के पूर्ण निर्वहन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इतिहास क्या है? बीती हुई घटना है। समाज हमारे आसपास जो जीवंत वातावरण है उसको देखकर ही हम उसके बारे में जान पाते हैं, समाज को समझ पाते हैं। सच्चे सामाजिक उपन्यास भी कालांतर में यानी कि समय परिवर्तन के साथ वो भी ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों का ऐतिहासिक महत्व का एकमात्र कारण भी यही है कि उसमें देशकाल और वातावरण की सजीवता है। गोदान की अगर बात करें तो गोदान का चित्रपट पर्याप्त विस्तृत है। यह भारतीय ग्रामीण जीवन का तो दर्पण है ही, इसके साथ साथ शहरी जीवन का चित्रण भी इसमें उभर कर आया है। गांव से शहर तक का जीवन के जो व्यापक परिवेश है वो इसमें दिखाई देता है। अतः देशकाल और वातावरण के भी स्पष्टतः दो पक्ष इसमें मिलते हैं। एक ग्राम्य जीवन और दूसरा क्या है? शहरी जीवन, और दोनों का ही बहुत ही सुंदर तरीके से तालमेल करते हुए इसमें चित्रित किया गया है। आखिर में हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है? भाषा शैली। ये यहाँ पर पांचवा तत्व हम कह सकते हैं। भाषा के संबंध में प्रेमचंद ने सरलता, सहजता, स्वच्छंदता, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से किया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये जो प्रयोग है ये केवल उस समय के लिए ही उपयोगी नहीं था, बल्कि वर्तमान समय में भी इसी प्रकार का प्रयोग उपन्यासिक रचना में देखा जा सकता है। प्रेमचंद पहले उर्दू के लेखक थे और उर्दू के बाद उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। प्रारंभ में अगर देखें तो उनकी भाषा में उर्दूपन दिखाई देता है, लेकिन गोदान तक आते आते उनकी भाषा पूर्ण रूप से साहित्यिक और परिमार्जित रूप में परिवर्तित हो गई थी, यानी शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने इस बात का बड़े सुंदर तरीके से ध्यान रखा है कि पात्र का वातावरण कैसा है, वो शहरी वातावरण से जुड़ा हुआ पात्र है या ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ पात्र है, तो उसी के अनुरूप ग्रामीण और शहरी आम बोलचाल की भाषा का इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किया है।
गोदान की भाषा बहुत ही सरल, सीधी सादी और प्रभावपूर्ण है। इनकी भाषा शैली की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है मुहावरे और लाक्षणिक प्रयोग। ये गोदान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगला और अंतिम हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? उद्देश्य। देखिए, कोई भी रचना हो उसमें उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व है। गोदान में भी प्रेमचंद का जो उद्देश्य है वो सामाजिक उद्देश्य कहा जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि इस रचना के माध्यम से जो भारत का निर्धन और गरीब भारत है उसकी झांकी बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई है, ताकि उसमें परिवर्तन किया जा सके। गोदान में समाज की सभी समस्याओं जैसे आर्थिक विषमता, अर्थ प्रधान संस्कृति, महाजनी सभ्यता, नारी समस्या को भी चित्रित किया गया है। प्रेमचंद का इन सब के चित्रण के पीछे जो एकमात्र उद्देश्य है वो क्या है? सामाजिक बुराइयों का विरोध करने की प्रेरणा देना, अन्याय का विरोध करना, अत्याचार के प्रति अपनी आवाज उठाना, और जो स्वार्थ की प्रवृत्ति हमारे समाज में व्याप्त हो गई है या हमारे समाज में फैल रही है, उन सब से जूझना, उन बुराइयों को दूर करना तथा विनाश की ओर जाते हुए हमारी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने का संदेश देना। दूसरी ओर अगर हम देखें तो मानव की सेवा या मानव की सत्य, सेवा और त्याग तथा निस्वार्थ की जो भावना है, उस भावना को अहिंसा और परोपकार के साथ उच्च मानवीय प्रवृत्तियों को जगाना भी इनका मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है। तो देखिए, गांव में जिस प्रकार का वातावरण था, जो शोषण की प्रवृत्ति थी, उसका त्याग करना या उसका विरोध करना, साथ ही साथ जो हमारी भारतीय ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति जो विकृत होती चली जा रही थी और वो किस में परिवर्तित हो रही थी, वो किससे प्रभावित थी? शहरी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थी। उसका चित्रण भी इस उपन्यास में इन्होंने किया है। आखिर में हम निष्कर्ष रूप में लिखेंगे कि गोदान जो है आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें हमारे यथार्थ जीवन की विभीषिका का सच्चा चित्र अंकित किया गया है। कला की दृष्टि से अगर हम कहें तो हिंदी उपन्यास का ये चरम विकास कहा जा सकता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से गोदान हिंदी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्रश्न के माध्यम से आपको वो मुख्य बातें बताने का प्रयास किया है, जिससे आप इस प्रश्न का बहुत आसानी से और एक अच्छा उत्तर दे सकते हैं। ये आपका जो लंबे प्रश्न आते हैं, जो 10 नंबर या 15 नंबर के प्रश्न आते हैं, उसमें आप इसे शामिल करें। इन तत्वों के आधार पर अगर आप चाहें तो आप इसमें कहीं न कहीं कुछ किसी न किसी की परिभाषा इसमें जोड़ सकते हैं, गोदान उपन्यास का परिचय दे सकते हैं। वो मैंने यहाँ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, जो कि आप देख रहे हैं, और नहीं देख रहे तो उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगी। तो दोनों को जोड़कर आप एक अच्छा प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।